Hello, good evening. So we are live today and we are going to do the live for the question and answer series because the question list is this. So it is a lot of questions. So we'll wait few followers to join and a very, very happy Friendships Day to you. And I cannot say how glad I am with this community and I'm very, very happy. And a lot of you have sent me a lot of cute messages. I will share it to you by tonight. And thank you for all the love and all the so many mushy messages you have sent me throughout the day. And thank you so much. I'm honored. So without wasting any time and without sending, because question list is again showing it to you this, and it will require a lot of explanation to be given why I am answering this and why it needs to be like that. So first question is how to cure IV problem. I don't know how many of you have seen that post, but I will share that post again. एंड क्योंकि मैंने एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पोस्ट डाला था बहुत पहले कि आईवी प्रॉब्लम्स कैसे क्योर करते हैं. फर्स्ट थिंग इज कि एक तो ये होता है कि आईवी की नसें मिलती नहीं हैं और अगर मिल जाती है तो वो प्रिक होने के बाद आउट चली जाती है और इसकी वजह से बहुत सा थ्रोम्बोसिस हो जाता है हर जगह पे और फिर वो क्योंकि वो लाइन फूट जाती है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. और दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर दूसरी वेन्स दिखती नहीं है ये करके. तो फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हैव यू सीन ऋतिक रोशन, आप उनकी वेन्स वगैरह देखते हो कि मतलब इट इज़ ऑलवेज प्रोमिनेंट फ्रॉम वेरी डिस्टेंट ऑल्सो बिकॉज हिज मसल मास इज दैट मच ये करके. सो क्योंकि हमारा वजन इतना कम है, वी आर 30, 40, 45, 50. I have not recently met any 60 or 65, 70-year-old kg thalassemia ये करके. In that case, you will have to gain weight. There is a specific diet plan with thalassemia to gain weight also. ये करके दूसरी चीज़ है कि हमारा हाइड्रेशन. देखो हाइड्रेशन का ना अभी मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया है, जितना आपका वेट है उससे आधा आपको पानी पीना है. So in that cases, if your weight is around 60 kgs, you have to you have to drink water up to 3 liters per day. See, when I say कि drink 3 liters per day, it is very difficult. इतना पानी कोई पी नहीं सकता. So in that cases, आपका जितना भी fluid intake है, चाय, कॉफ़ी, वाटर, दही, पनीर, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें, नॉट पनीर, बटर मिल्क, ये सारी मिल्क की चीज़ें आपको फ्लूइड इंटेक 3 लीटर होना चाहिए. दैट डजंट मीन कि आप चाय कॉफ़ी इतना पीना चालू कर दो कि आपको गैस्ट्राइटिस होना चालू हो जाए ये करके. एवरीथिंग शुड बी इन अप्रोप्रिएट लेवल एंड वाटर शुड बी द मैक्सिमम इन योर होल फ्लूइड कंटेंट. दूसरी चीज़ ये कि यू विल हैव टू एक्सरसाइज. देर इज नो अदर ऑप्शन और देर इज नो अदर गो कि मैं उसका शॉर्टकट आपको बता सकूं. यू विल हैव टू डू सर्टन हैंड एक्सरसाइजेस, जैसे कि हमने बॉल ये करते हैं वो कभी कभी आप ऐसी वॉल के अगेंस्ट पुशअप कर सकते हैं जिसमें आपकी वेन्स का मतलब बनना या वेन्स का उस मसल मास का बनना शुरू हो जाएगा. आप सोफा पुलअप्स कर सकते हैं. अब कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे आप जाके पुलअप्स पुशअप्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. इन दैट केसेस योर वेन्स विल बी विजिबल ये करके. बाकी अगर आपका थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज्यादा थ्रोम्बोसिस हो रहा है, इन दैट केसेस इवन फॉर कीमो पेशेंट्स वी यूज समथिंग कॉल्ड आईवी केयर. ये क्रीम आता है जहां पे वेन की जगह पे, जैसे कि थ्रोम्बोफोब यूज करते हैं, लेकिन थ्रोम्बोफोब से अभी ऐसा है कि नाउ यू गाइज आर यूजिंग थ्रोम्बोफोब एज विक्स वेपर. अब जैसे लोग विक्स यूज करते हैं वैसे आप लोग यूज करते हो. तो इन दैट केस देयर इज समथिंग कॉल्ड आईवी क्योर ऑल्सो विच ऑल्सो वर्क्स. एंड सर्टन पीपल हैव ऑल्सो टोल्ड मी दैट एलोवेरा, applying aloe vera during the IV side or in thrombosis also helps. एलोवेरा जेल या फिर फ्रेश एलोवेरा लीव्स, ये सारी चीजें हेल्प कर सकती है. सो डू लेट मी नो इफ एनी ऑफ दिस हैज वर्क फॉर यू, बट यू हैव टू एक्सरसाइज एंड यू हैव टू मेंटेन द हाइड्रेशन लेवल ऑफ योर बॉडी. फॉर दिस टू थिंग्स देयर इज नो शॉर्टकट. ये तो आपको करना ही पड़ेगा और इसी से आईवी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ये करके. दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बोला गया था कि फेरिटिन हमेशा 500 या 1000 रहता है. इट इज ऑलवेज ऑन अ लोअर साइड, बट MRI इज शोइंग अ लॉट ऑफ सिवियरिटी या फिर मॉडरेट ये करके. अभी आपने, मुझे नहीं पता, टिफ गाइडलाइंस, थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन गाइडलाइंस फॉर पेशेंट्स भी आता है. अगर आप थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की वेबसाइट पे देखो जाओगे तो देयर विल बी 2
डिफरेंट थिंग्स के जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होगी कि फॉर हेल्थ प्रोफेशनल एंड फॉर पेशेंट। तो आप जब हेल्थ प्रोफेशनल पे तो मैं जाऊंगी ये करके, लेकिन जब आप पेशेंट के उस पे आइकन पे क्लिक करोगे देयर बी लॉट ऑफ गाइडलाइंस जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, और वो गाइडलाइंस सिर्फ पेशेंट्स के लिए होते हैं विच इज़ अ नॉन मेडिकल लैंग्वेज। और आई think they have translated in a lot of other foreign languages, but I don't know if they've done it in Hindi yet, but I'll find it out, and if there is I'll share it on the page. तो उसमें अगर आपने कभी पढ़ा होगा या आपने कहीं ना कहीं पैम्पलेट्स में पढ़ा होगा, से सीरम फेरिटिन इज अ वेरी रफ एस्टिमेट, ठीक है, इट इज नॉट द एक्यूरेट मेथड, इट इज जस्ट कि हमने ब्लड में अपना फेरिटिन लेवल चेक किया है, ठीक है, बट इट इज द वेरी सेंसिटिव मार्कर एंड इट इज अ वेरी गुड मार्कर जिसपे हम चेलेशन को टाइट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा एमआरआई नहीं कर पाएंगे, और जैसे कि पहले की तरह अभी हम लोग उसको लिवर बायोप्सी करके उसका LIC वैल्यू नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका ये डिस्पैरिटी बहुत टाइम से चल रहा है, देखो एमआरआई में क्या होता है कि लिवर जो होता है उसमें जो टिश्यू जो सेल होता है जिससे लिवर मतलब छोटी छोटी सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उसमें कितना एब्जॉर्ब हुआ है, और फेरिटिन जो होता है वो ब्लड का ये सारी चीजों का मतलब कितना एब्जॉर्ब होके वो कितना सर्कुलेट हो रहा है उसका मार्कर होता है। सो इफ यू कंपेयर फेरिटिन एंड एमआरआई हैज अ हायर डायग्नोस्टिक वैल्यू। फेरिटिन इज अ थिंग कि हाँ अभी खतरा है, अभी आपको आगे पीछे ऊपर नीचे डेस्फेराल का प्लान, आपका फेरिटिन का प्लान आपको मतलब डेसिरॉक्स से कैल्फर में करना है कि नहीं, कैल्फर के लिए भी स्टार्ट करने के लिए हम कार्डियक एमआरआई कराते हैं, ये सारी चीजें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत वैल्यूज नॉर्मल रहते हैं एंड देन आपके वैल्यूज सडनली जंप हो जाते हैं फेरिटिन के, बट इन दैट केस यू ऑल्सो नो कि कुछ ना कुछ चिलेशन का गड़बड़ रहा है, कुछ ना कुछ डाइट का गड़बड़ रहा है, एंड इन दैट केसेस फिर आप फेरिटिन बार बार हर महीने कराते हो, बट दैट इज नॉट गोना चेंज द पिक्चर, क्योंकि आप जब तक चिलेशन का प्लान चेंज नहीं करोगे, जितना आप अडर नहीं करोगे उसमें आपका फेरिटिन का वैल्यू मतलब ऐसे गलती से लैब की गलती थी, एक और बार रिपीट करके देते हैं, दूसरी बार रिपीट करते हैं, तीसरी बार रिपीट करते हैं, वैसा नहीं होने वाला। सो इन दैट केसेस यू विल हैव टू मैनेज दोस थिंग्स। अभी मुझे ना बहुत लोगों ने ये पूछा है कि क्योंकि मैंने ये डाइट का पिच में एक रील शेयर किया था जहाँ पे मुझे पता था कि इट्स गोना कॉज अ लॉट ऑफ ऐसे करके, बट दिस वाज फॉर इंडियन थैलेसेमिक्स, जहाँ पे चेलेशन प्लान, डायग्नोसिस प्लान, ट्रीटमेंट प्लान को अधरेंस नहीं दिया जाता। इंडिया में अभी भी थैलेसीमिया इज इक्वल टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आपको पता नहीं है लेकिन बहुत सारे डे केयर सेंटर में अभी भी जैगरी की छोटी छोटी गोली बना के उसको गुड़ गोली बोल के ऐसे रैपर्स में जैसे चॉकलेट्स वगैरह दिए जाते हैं, इससे हेमोग्लोबिन बढ़ता है, ऐसे थैलेसीमिया बच्चों को दिया जाता है टिल टुडे ये करके, और इन बावजूद कि इनको बताया गया है वो सारी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। सो फिर मुझे बहुत सारे विद्वान लोगों ने ये सारी चीज़ों पे पर्सनल DMs किए थे कि मैडम गुड़ तो खा ही सकते हैं, मैं रोज़ शुरू करता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इन दैट केसेस आई वांट टू टेल यू कि अगर आपका चेलेशन प्लान भी ठीक है और आप रेगुलरली चलेटेड इंसान हो और आपका HB हमेशा 10 से ऊपर रहा है और आपका फेरिटिन बहुत ही अच्छा रहा है, एंड अगर आप कुछ भी अनशन खा रहे हो और इफ देर इज समथिंग विच हैज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ आयरन एंड यू आर स्टिल टेकिंग इट, आई जस्ट वांट टू ब्रीफ यू दैट थैलेसीमिया में सिर्फ फेरिटिन ब्लड चढ़ाने से या HB लेवल कम रखने से नहीं बढ़ता है, ठीक है। देर इज समथिंग अ प्रॉब्लम इन सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, हेप्सिडिन इज नॉट देयर, आयरन एब्जॉर्प्शन और आयरन एक्सक्रीशन का साइकिल भी हैम्पर रहता है, ठीक है। इसीलिए हम एक्सटर्नल सोर्स से जितना भी आयरन कम कर सके इवन इन अ डाइट दैट इज गोना बी हेल्पफुल, ठीक है। इफ यू डोंट नो दिस गूगल इट आउट बिकॉज प्रोबेबली फॉर लॉट ऑफ यू पीपल दिस इज अ ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन ये करके। और अगर आपका फेरिटिन हमेशा लो रहा है और MRI सीवियर या ये दिखा सकता है, प्लीज़ डू योर LFTs, प्लीज़ चेक योर वायरल टाइटर्स, ठीक है। अगर आपके LFTs डिरेंज्ड है तो उसके बहुत सारे सिरप्स है या फिर आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, टैबलेट्स है जिसको हम ये कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली द आयरन मेटाबॉलिज्म विच हैपन्स इन लिवर ऑल्सो शायद वो फंक्शन करना स्टार्ट कर दे और वो टिश्यू एब्जॉर्प्शन भी
आपका कम हो जाए, तो जितना आपका फेरिटिन है उतना ही आपका एमआरआई हो जाए. So there is another question: how to manage acidity while having chelators. See, this is a very common problem, especially in India, क्योंकि very few of us have a very good diet schedule. I don't have a very good diet schedule. मतलब sometimes I do not even have my breakfast. I probably am surviving the whole day on coffee, and it is not sometimes. It is मतलब इट इज़ 20 days a month जहाँ पे ऐसा होता है. बहुत रेयरली ब्रेकफास्ट होता है, बहुत रेयरली लंच होता है. लंच कभी नहीं होता, डिनर ही होता है ये करके. सो व्हाट हैपेंस इज आर ईटिंग हैबिट्स आर बैड. सेकेंड थिंग इज, एक मैंने चीज़ नोटिस की है कि आप लोग सारी मेडिकेशन एक साथ लेते हो. फॉलिक एसिड, थायरोनॉम तो आप सपोर्ट के ले लेते हो, चेलेटर्स सारे के सारे एक साथ लेते हो. आप बिल्कुल भी स्पेस आउट नहीं करते हो मेडिकेशन को. आपका पीएच का भी मेडिकेशन सेम टाइम पे चल रहा है, आपके सेक्सुअल हार्मोन का भी, मतलब आप लोग एक टाइम पे बैठते हो वो 20 गोली के सामने, और आपका मिशन होता है कि इसको कितना एक गोली, मतलब एक साथ कितनी गोली हम निगल सकते हैं. एंड इट इज इट इज योर ओन एवरेस्ट कि आज मैंने 10 एक साथ निगली, कल मैं 20 एक साथ निकलूंगा. सी, डोंट डू दैट, क्योंकि ना हर एक ड्रग का हाफ लाइफ होता है. ठीक है. सी, व्हेन यू हैव डेसिरॉक्स, उसका हाफ लाइफ 24 आवर्स होता है, इसीलिए उसको दिन में एक बार लिया जाता है. जबकि कैल्फर का हाफ लाइफ अराउंड 8 to 10 आवर्स होता है. तो मतलब ये सारी चीजें ये होती है कि आपको कैल्फर को 8-8 घंटे लेना पड़ेगा. फॉलिक एसिड जब आप लेते हो तब आप इन सब मेडिकेशंस के साथ मत लीजिए. कैल्शियम आप कभी भी बीडी ले सकते हैं, क्योंकि वो खाने के साथ ये करना है, तो ये मेडिकेशंस आपको लेनी है. नाउ, अगर आप ऑलरेडी स्पेसिंग ऑफ मेडिकेशंस कर रहे हो और आपको बहुत एसिडिटी है, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग इवन इफ यू आर नॉट ऑन चलेशन, क्योंकि इंडिया में एच पाइलरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, और हम लोग कहीं ना कहीं हमारे गट में एच पाइलोरी इन्फेक्शन रहता है. लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, इम्यूनिटी सप्रेस होना मतलब हम ऑलरेडी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रिगर हो जाते हैं, यहाँ बिकॉज ऑफ चलेशन आपके WBC काउंट्स हमेशा लेस रहते हैं. ठीक है. तब ये जो एच पाइलोरी बॉडी में रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. तो अगर आपको किसी ने बायोप्सी बोला होगा तो इसमें आपका एच पाइलरी पॉजिटिव आएगा. इसका एक बहुत ही सिंपल कोर्स है, जो पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सारी चीज़ें जो एंटी एसिडिक ड्रग है उसको आप 14 डेज तक कंटिन्यूसली लीजिए. ये सारी चीज़ें आपके वायरल ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें आपके एच पाइलरी इन्फेक्शन, आपके एसिड बेस्ड लेवल इन दी स्टमक ठीक कर देंगे. दिस हैज़ टू बी टेकन वंस इन अ डे, एम्प्टी स्टमक, ये करके, और आपका ये एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. 100% ट्राइड, प्रूवन, टेस्टेड थेरेपी है मेरा. ठीक है. और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा है कि व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन व्हेन द पेशेंट इज इन 40s थैलेसीमिया. सो माय ऑब्जर्वेशन व्हेन द पेशेंट इज इन 40, they are very confident. They have figured out everything in their life, क्योंकि they have lived through all those things. सब जितना भी वर्स्ट चीज़ें होना था वो उनके 30s में उनके साथ हो चुका है. They are financially better. They are not dependent on anybody. They have taken their charge, ये सारी चीज़ें, and they are responsible for their own chelation, own IV desferals, ओन ब्लड शेड्यूल्स. वो अभी इंडिपेंडेंट लोगों की तरह बिहेव करते हैं. दिस इज 99.99% ऑफ द केसेस. देर आर स्टिल 1% ऑफ द केसेस जहाँ पे द चाइल्ड इज 40 एंड द फादर इज अराउंड 65 समथिंग, एंड दे स्टिल कम अराउंड द फादर. और कभी कभी ये होता है कि वो वॉरियर कुछ नहीं बोल रहा होता है और फादर ही सब कुछ बोलते हैं. एंड इन दैट केस आई टेल द फादर और द मदर टू गो आउट, एंड देन आई टॉक टू द पर्सन, क्योंकि मेरे हिसाब से 18 ईयर्स के बाद पेरेंट्स के साथ ओपीडी विजिट्स में नहीं आना चाहिए. यू आर इन चार्ज ऑफ योर ओन सेल्फ, यू आर एडल्ट इनफ, इफ यू कैन वोट यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. दिस इज साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग इन 40. अगर आपका चलेशन, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन HB हमेशा 9 से 10 के बीच में रखा है, एंड यू आर वेरी वेरी गुड टू गो, इन दैट केसेस आपका MRI हमेशा स्टेबल रहेगा. आपका बोन हेल्थ थोड़ा सा डिटोरेट हुआ होगा, बिकॉज इन दैट केसेस अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट बीन टोल्ड अबाउट बोन हेल्थ. ये सारी चीज़ें, डेंटल हेल्थ के बारे में तो किसी ने भी बात नहीं किया है. सो इन दैट बोन हेल्थ, वो मतलब उनको डेनोजुजुमैब की ज़रूरत पड़ेगी, जोलेंट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, उनके कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह, विटामिन D सप्लीमेंट्स वगैरह इंक्रीज किए जाएंगे. सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी इन 30s इज टेक केयर ऑफ द बोन हेल्थ, वरना वो 40s में जाके आपको रुलाने वाला है. ठीक है. सो एक्सरसाइज, डू योगा, टेक केयर ऑफ योर विटामिन Ds, डू योर डेक्सास रेगुलरली. ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. चलेशन तब तक स्टेबिलाइज आपका हो जाएगा. ठीक.
ठीक है. And I have seen people very very happily married also in their 40s with their kids, and I am really proud of them. There are few examples in Pune who are 40 plus running their own companies, happily married, mother and father of a son or a daughter, and taking care of themselves. But हाँ उनको मतलब orthopedic visits ज़्यादा हो जाते हैं. So if you are in your 30s and 20s listening to it, just have an exercise regime है, share with it. Probably we can also discuss regarding it. So the fifth question is कि what are the emerging evaluation, जैसे कि FCT हो गया, Reblozyl हो गया, CRISPR जीन ट्रायल हो गया, और एडल्ट BMT के बारे में आपका क्या कहना है? सो आई स्टार्ट विद द लास्ट वन. एडल्ट BMT के बारे में देयर आर लॉट ऑफ स्टिल पीपल गोइंग ऑन. इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, वी आर नॉट डूइंग इट, बट हाँ देयर आर लॉट ऑफ हैप्लोज currently being practiced all over the world. So that is one revolution जिसके बारे में हम पहले हाफ मैच के बारे में बात भी नहीं करते थे, but people are